हेलो एवरीवन, मैं आपका साइंस एजुकेटर शैलेश वर्मा। आपके फिर से वही अपने चैनल शैलेश एजुकेशन पर स्वागत है आप सभी लोगों का। आज लाइफ प्रोसेस की बारे में बात कर लेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे क्योंकि पूरा सिलेबस, अब टाइम बहुत कम है तो पूरा सिलेबस पढ़ाना इतना आसान नहीं। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आप लोग एक एक टॉपिक को घर पर रिवाइज करिए, मन लगा पढ़िए और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का, तो उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपके फोटोसिंथेसिस जो है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो भी स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के, वो स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आप साइकिल वाइकिल नहीं पढ़ना, क्लास 10th का सिलेबस बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत कम ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जो पेपर में आ जाए उन्हीं चीज़ों से काम करना। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जब प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट किसका यूज करते हैं? सबसे पहले तो प्लांट यूज करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब CO2। एक सेकंड के लिए किसका यूज करेंगे? CO2 का, ठीक। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का यूज करेंगे। देखिए CO2, ये CO2 प्लांट ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू, इसके थ्रू ले रहे हैं एयर के थ्रू। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे? प्लांट ले लेंगे। प्लांट के पास क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। तो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? अंदर से ले जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ले लेंगे और फिर CO2 ले लेंगे और उसके बाद में वाटर क्या ले लेंगे? वाटर। तो वाटर कहाँ से लेंगे? रूट से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे? स्टोमेटा से। तो जब अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ले लेंगे, अब क्या हो जाएगा? सनलाइट। ये देखिए सनलाइट हो जाएगी, सनलाइट। और क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस वाटर वेपर का फॉर्म में निकल जाएगा और कुछ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर O2 बाई प्रोडक्ट्स है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है। अभी तक आप लोग क्या फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश है उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, उसी ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं। और रिस्पायरेशन में इसी ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलता रहता है और आपके यहाँ बैलेंस रहता है, ठीक। समझ में आने वाला। तो बैलेंस करना चाहिए 6CO2 प्लस 12H2, इसको आपको रट के लेना होता है। 6CO2 प्लस 12H2 और यहाँ पर 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन। तो ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए प्लांट बना है। प्लांट में क्या हो रहा है? ये प्लांट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात की जाएगी तो इसमें इसके स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो भी स्टेप्स हैं, कैसे क्या होता है, आपके एनसीईआरटी ने 3 स्टेप दिए हैं, तो 3 ही स्टेप को आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल के पास पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल खुद एक पिगमेंट है, उसके पास और बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टोमेटा है, स्ट्रोमा है, ठीक है। और वो जो ग्रीन, तो एक टाइप से आपको पता है क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो सनलाइट होती है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, या फिर सनलाइट को आप क्या कहते हैं? फोटो एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी। एक बात याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तो यहीं पर हो जाएगा
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बोलते तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो 3 स्टेप आपको याद रखनी है, लाइन टू लाइन याद रखनी है। एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल के द्वारा, फिर उस सनलाइट को क्या करते हैं, फोटो एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है तो उसमें रिडक्शन हो जाता है, उसका जो हाइड्रोजन उसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही हमको करना था, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 + 12H2 गिव्स ऊपर सनलाइट, फिर क्या होगा ग्लूकोज, फिर 6 ऑक्सीजन + 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकलता है, वाटर वेपर से फॉर्म में भी निकल जाते हैं। ठीक है, सबसे समझ में आ रही बात, ठीक, सबको समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके सामने जो डायग्राम बना है इसका एलिमेंट्री कैनाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो हम लोगों का न्यूट्रिशन होता है वो एक टाइप से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। कौन सा है, होलोजोइक। हम लोगों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है कि होल फूड को आप इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उसी को होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे ये आपके सामने देखिए डायग्राम बना है, तो ये जो इधर ये यहाँ से बना है, ये क्या है, माउथ कैविटी, या फिर इसको आप बोलते हैं माउथ, और जो ऊपर क्या है, ये नाजल कैविटी है, मतलब नोज, नाजल कैविटी। अब माउथ कैविटी और नाजल कैविटी जिस जगह पे जाकर के मिल जाती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं फेरेंस। फेरेंस क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है क्या, फेरेंस। अब देखिए ये क्या है, ये आपको पता है इसोफेगस है, क्या है, इसोफेगस है। इसी को आप कहते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं इसको। देखिए ये जैसे का स्ट्रक्चर में इसको कहते हैं स्टमक, क्या कहते हैं, स्टमक। और ये जो ऊपर है यहाँ पर क्या है, लीवर, क्या है, लीवर। अब देखिए ये आपको दिख नहीं रहा है, ये यहाँ क्या है, पैनक्रियाज, ये क्या है, पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज, ठीक। और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, रेक्टम, और ये है एनस, एनल कोर्स। और कुछ बच गया, ठीक है, इतनी बातें हो जा रही है। और ये इधर जो बना है ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको एलिमेंट्री कैनाल की पार्ट आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर अब आपके सामने लेकर दे माउथ, तो माउथ में इसका डाइजेशन होता है, माउथ में आपको पता है किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का या फिर स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, इसमें माल्टोज में। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं सेल्युलरी एमाइलेज। एंजाइम का क्या नाम होता है, सेल्युलरी एमाइलेज। इसी को आप कहते हैं टायलिन, क्या कहते हैं, टायलिन कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में इसोफेगस, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक आप याद रखिएगा, स्टमक जे शेप का ऑर्गन होता है, किस शेप का, जे शेप का ऑर्गन होता है। और इसमें जो ग्लैंड पाई जाती है उसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड नेक्स्ट स्लाइड में आप समझेंगे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे आप, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि और कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, एंजाइम से बात यहाँ पर करेंगे, है ना। तो स्टमक में जो पाई जाती है, और आप याद रखिएगा स्टमक के बाद जो नीचे का पार्ट आता है उसको आप कहते हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के आप 3 पार्ट याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। कौन से पार्ट? सीकम, कोलन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसको आप कहते हैं सबसे पहले जेजुनम, इलियम, है ना। जेजुनम, इलियम और 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जेजुनम, इलियम, शेषांत, मध्यम और क्षुद्रांत। जेजुनम, इलियम और एक पार्ट और अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आप याद रखेंगे सबसे पहला एंजाइम जो होता है उसको आप कहते हैं सेल्युलरी एमाइलेज। सेल्युलरी एमाइलेज, इसी को आप कहते हैं टायलिन। क्या कहते हैं? टायलिन। तो टायलिन डाइजेशन करते हैं स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है और इसका पीएच होता है अप्रॉक्सीमेटली 6.8 पीएच होता है। इसको आप कहते हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच। ठीक। दूसरा एंजाइम जो है आप याद रखिएगा, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इसोफेगस के नीचे जो स्टमक होता है, स्टमक की जो ग्लैंड होती है उसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड याद रखिएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले जो एंजाइम निकलता है उसको आप कहते हैं कौन सा? पेप्सिन। इसके जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर क्या मीडियम और ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस को पेप्सिन। पेप्सिन के बाद इससे निकलता है HCl और एक निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है? म्यूकस। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन्स को या प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और जो HCl होता है ये माइक्रोब्स को किल करता है। बाहर से अगर माइक्रोब्स आ गया इसके बाद में एसिडिक बेस बनाता है ताकि एंजाइम काम कर पाए। एसिडिक बेस बनाता है ना। और फिर म्यूकस क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज करता है। अगर कभी मान लीजिए इसकी ज्यादा हो गई मात्रा तो उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देगा ये, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आते हैं? तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ड्यूडेनम, इसका देखिए नाम अभी याद आ गया। यहाँ पर क्या है? ड्यूडेनम। क्या है? ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ग्लैंड। क्या कहते हैं? तो ड्यूडेनम में आपको पता है, अभी आगे वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। ड्यूडेनम में लीवर से आता है बाइल जूस। क्या आता है? बाइल जूस। और आपकी जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और ये दोनों मिलकर के फुल्ली डाइजेशन करते हैं। फुल्ली डाइजेशन करते हैं। लेकिन आपको एक चीज है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम, ठीक। दिमाग में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने डायग्राम बना है। जो पैंक्रियास की बात चल रही है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो देखिए ये जो आपके पास आ रहा है ये आपको पता है कि ये क्या है? यहाँ पे ये है आपका ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम
के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको आप कहते हैं पैनक्रियास। क्या कहते हैं? पैनक्रियास। ठीक। और ये जो आपके सामने बन गया है ये लीवर, देखिए लीवर। और लीवर से जो डक्ट लगी है, जैसे ये डक्ट होगी, ये देखिए ये इधर लीवर से आती है, लीवर से डक्ट आता है, उसको आप कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। और जो आपकी यहाँ से देखिए इससे जो डक्ट लगती है ऑर्बिटल है, तो उसको आप कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। और फिर दोनों से जो अटैच है उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाती है। तो जो पैनक्रियास से डक्ट आता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक। देखिए लीवर से जो जूस निकलता है उसको आप कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस बहुत बार पूछा गया बाइल जूस। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाता है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाता है। फैट्स का इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ठीक है। बाइल्स का येलो कलर जो उसमें पाए जाते हैं पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ठीक। बेसिक मीडियम इसमें कुछ सॉल्ट होते हैं, उसके बाद उसका बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। अब पैनक्रियास की बात जो करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनक्रियास की बात है। तो पैनक्रियास में एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक। पैनक्रियास, पैनक्रियास को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड मेनली क्लास 10 के लेवल पे दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनसे एंजाइम निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनसे हार्मोन निकलता है। और भी डिफरेंशिएशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है। तो यहाँ पर पैनक्रियास दोनों टाइप के काम करता है, एक्सो और एंडो दोनों करता है, मतलब कि एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। इसीलिए पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब इसको एक्सोक्राइन वाला पार्ट, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है उसका पैनक्रियास का, वो एसिनल सेल पाई जाती है वहां पर, एसिनल सेल्स, जो कि एक्सोक्राइन का काम करते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? एंजाइम निकलता है। सबसे पहले एंजाइम है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अभी आपने सेलेब्री एमाइलेज पढ़ा था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम से जो वहां से बच जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है उसका डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियास करवाता है। कौन करवाता है? पैनक्रियास। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज की बात है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक पेप्टोन्स आते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ट्रिप्सिन के बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन के बाद आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ लिपिड मतलब कि फैट का डाइजेशन करता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जिसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए फूड के तीनों पार्ट, और इसका डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? ड्यूडेनम में। कहाँ पर? ड्यूडेनम में डाइजेशन करेगा। अब ये तो था एक्सोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन वाला पार्ट इसका क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट के लिए पैनक्रियास में पाई जाती है क्या? आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस।
एक्सोक्राइन वाले पार्ट आपको समझ आ रहा है। एंडोक्राइन टोटल जो हार्मोन निकालते हैं, इससे हार्मोन तो बहुत सारे निकलते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन है और एक हार्मोन है ग्लूकागॉन के बाद में आपके सबसे ज्यादा इंसुलिन इंपॉर्टेंट। तो हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इसमें अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा बना लेंगे, ठीक। अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा से जो निकलता है उसको आप कहते हैं ग्लूकागॉन, क्या है ग्लूकागॉन। बीटा से जो निकलता है उसको कहते हैं इंसुलिन, क्या बोलते हैं इंसुलिन। और यहाँ पर सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन याद रखिएगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। मतलब कि इसकी मात्रा बढ़ गई तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा, लेकिन बड़ी मात्रा कम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया। और सोमैटोस्टेटिन दोनों का काम करता है। तो कभी इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़कर कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। उसके लिए डायबिटीज का नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस, तो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, इससे सही हो जाता है। अब नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। डायबिटीज मेलाइटिस तो समझ गए कि इंसुलिन की कमी से होता है पैनक्रियाज में डिजीज, उसको आप डायबिटीज कहते हैं। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। नेक्स्ट आता है देखिए डबल सर्कुलेशन। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है, एकदम कंफर्म श्योर आना है। डबल सर्कुलेशन नाम से लग रहा है 2 बार सर्कुलेशन। देखिए आपका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट है, और चारों चैम्बर में देखिए क्या है, ये डिवाइडेड रहता है। जो राइट वाला पार्ट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है, राइट वाले पार्ट में कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। और ये देखिए ये इधर प्योर ब्लड आता है और इधर तरफ इम्प्योर, मतलब कि अशुद्ध ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। अब देखिए आपको पता है डबल सर्कुलेशन की तो बात की जाएगी। तो जब वेना कावा क्या करती है, ब्लड को ला करके, जब वेना कावा ब्लड को ला करके कहाँ डाल देती है, आपके राइट आर्टरी में। तो आप देखिए वेना कावा क्या करती है, वेना कावा ब्लड को डाल देती है राइट आर्टरी में। कहाँ पर, राइट आर्टरी में। राइट आर्टरी से जाना होता है राइट वेंट्रिकल। कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल। आपको पता है वेना कावा राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल लगी होती है जिसको आप कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। फिर राइट वेंट्रिकल से देखिए ये आपका राइट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए राइट वेंट्रिकल से जितने पे पल्मोनरी लिखा है, पल्मोनरी का मतलब है कि ये लंग्स में सर्कुलेशन, तो जितने में सिस्टमैटिक लिखा है इसका मतलब ये हार्ट में सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट में चल रहा है। तो डबल सर्कुलेशन इसलिए कि पल्मोनरी और हार्ट दोनों चल रहा है, और डबल से मतलब हार्ट में 2 बार आता है। तो देखिए अब यहाँ से ये आपके वेना कावा हो गई, ये आपकी ये बॉडी, ये आपके यहाँ पर जो ये है कैपिलरीज, ये क्या है कैपिलरीज है। कैपिलरीज सिंगल सेल होती है, क्या होती है, सिंगल सेल, और ये किसी ऑर्गन के ग्राउंड में लगी रहती है और यहाँ से ब्लड को लेकर के आगे भेजती है। तो ये यहाँ से देखिए कैपिलरीज आगे चल करके वेना कावा, तो ये आपके वेना कावा, एक नंबर पे क्या है वेना कावा। तो वेना कावा ने क्या किया है, ब्लड को राइट ऑरिकल में डाला, वेना कावा ने क्या किया, ब्लड को राइट ऑरिकल में डाल दिया है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ पर एक बॉल लगी जिसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में। कहाँ गया, लंग्स में। सी से लिखा है जो ये है आपका लंग्स, क्या है लंग्स। लेकिन यहाँ पे जो ले करके जा रहा है उसका नाम याद रखिएगा,
क्योंकि आप चीज याद करें, आर्टरी में प्योर ब्लड रहता है, वीन में इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है आर्टरी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। ये जो लिखे जा रहे हैं इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बहुत पूछा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है। तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ डालती है, लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को डालती है लंग्स में। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लेता है, जबकि आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब ये अगली बात कहाँ, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। कहाँ पर? लंग्स में। लेकर के कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स से देखिए, लंग्स से कौन आगे, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल में। अब लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जो लेकर के आ रही है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, उसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वीन। उसको कहते हैं पल्मोनरी वीन। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो लेके आता है उसको कहते हैं पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन का फंक्शन क्या है, लंग से प्योर ब्लड को, लंग से प्योर ब्लड को कहाँ डालती है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से फिर से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ वॉल होती है बाइकस्ट्रिक। कौन सी वॉल है, बाइकस्ट्रिक वॉल है, और इसी का नाम होता है मिट्रल वॉल। इसी का नाम क्या है, मिट्रल वॉल, इसी का नाम होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, फिर से वेसल्स में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, वेसल्स में जाएगा, तो वो कौन लेके जाएगा, अरोटा। क्या जाएगा, रोटा लेके जाएगा। रोटा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी है। और फिर बॉडी से बिना काबा में जाएगा, बॉडी से बिना काबा में, बॉडी से बिना काबा में ले जाएगी, बॉडी से बिना काबा में ले जाएगी। और यही है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है। बार बार ये वीडियो देखिए, बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन कंफर्म है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन का फंक्शन पूछा जाता है। ठीक है, उसी में हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये खत्म होता है मेरी तरफ से। अभी कल नेक्स्ट डे हम और भी आएंगे, और भी टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बार पढ़िए, मन लगा।